हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ संबित पात्रा है, प्रवक्ता बीजेपी, संजय झा कांग्रेस प्रवक्ता, अभय वर्धक जी हैं, आप प्रवक्ता हैं सनातन संस्था, निखिल वागले जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और राना अयूब हैं वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से आप लोग हैं। अभय वर्धक, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई आप लोग पत्रकारों को धर्मद्रोही घोषित करते हैं? देखिए कि हम किसी को धर्मद्रोही घोषित करते हैं, किस प्रकार करते हैं, वो तो मैंने डिटेल में बताऊंगा। एक बात आपने बार बार कही कि मतलब कांग्रेस भी बैन नहीं लगा पाई, उससे बीजेपी भी बैन नहीं लगा पाई। वो क्यों नहीं लगा पाई, वो पहले आपको सोचना होगा। क्योंकि सनातन संस्था एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन में पारिवारिक लोग रहते हैं, वयस्कर लोग हैं, ऑल एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ही अच्छे घर के लोग आके साधना करते हैं। उस पे नई जजमेंट जो पास ये किया है। वास्तविकता है उसके कारण ही मतलब कांग्रेस वाले बैन नहीं लगा पाए और बीजेपी वाले भी बैन नहीं लगा पाए, क्योंकि ये कोई राष्ट्रद्रोही संगठन नहीं है। हाँ। क्या दूसरी बात आपकी है कि संस्था धर्मद्रोही कहने पत्रकारों की को जो अभी जो धर्मद्रोही धर्म घोषित के करती खिलाफ है? लिखता है, हाँ। हाँ जी, जो धर्म के खिलाफ लिखता है, हाँ। धर्म के अपमान करता है, तो उसके लिए हम धर्मद्रोही करके लिखते हैं। हाँ, उसकी क्या सजा है? धर्मद्रोही क्यों लिखते हैं आप? नहीं, उसकी सजा क्या है कि उसका मतलब उसका जो सही चेहरा है वो लोगों के सामने लाना, ये हमारा कार्य है। उसकी सजा है तो भगवान देगा उसको। क्या जो धर्म का अपमान कर रहा है, जो भगवान का अपमान कर रहा है, उसकी सजा तो हम कौन देने वाले हैं? उसकी सजा तो भगवान देगा। तो आप उसको धर्मद्रोही लिख रहे हैं। मैं वीरेंद्र मराठे जी का इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ, वो लिखते हैं कि राष्ट्र पर हमला होगा तो हम साधना करके क्या करेंगे, घंटों साधना करके क्या करेंगे, हमें धर्म की रक्षा करनी है और हम मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। अब आप बताएंगे, आप अध्यात्म का कार्य करते हैं तो इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? और क्या हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, देश में इतनी बड़ी सेना है, तीनों अंगों की सेना है, आपके लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? जो वीरेंद्र मराठे जी का मुंबई मिरर में छपके इंटरव्यू आया है, उसके बारे में तफसील में बताता हूं। उन्होंने कहा था कि हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देते हैं, स्व संरक्षण प्रशिक्षण। और उसके जो पत्रकार आया था उसने गलत तरीके से लिखा है कि हम मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, वेपन यूज करते हैं, एम्यूनेशन यूज करते हैं। वो आज ही हमने मुंबई मिरर को खत लिख के भेजा है, और जो जो मीडिया है हमारे संपर्क में उनको भी भेजा है कि ये सरासर वो पत्रकार की गलती है। अच्छा। उसने मिसकोट किया है। क्या ट्रेनिंग देते हैं सर? क्या सेल्फ डिफेंस में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते हैं या जूडो कराटे टाइप की ट्रेनिंग देते हैं? जो हाँ, सही बात है कि अगर कोई मेरी चेन स्नैच करने का प्रयास कर रहा है, किसी कोई लड़की की छेड़ करने का प्रयास कर रहा है, तो कौन से टेक्निक्स उसको यूज करने हैं ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए, स्व का संरक्षण कर बंदूक पाए। की ट्रेनिंग देते हैं? मैं साफ साफ बंदूक की ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं देते, कोई भी एम्यूनेटेड वेपन की ट्रेनिंग नहीं देते। अच्छा, ठीक है। एक सवाल मेरे साथ निखिल वागले हैं। निखिल साहब, ये आरोप ये श्रीनिवासन जैन ने लिखा है ndtv.com पे कि पुलिस ने कॉल डिटेल से ऐसा पाया है कि समीर गायकवाड़ जो हैं वो आपको निशाना बनाने की बात कर रहा है, और अभय वर्तक या इनकी संस्था का दावा है कि यही एक रिकॉर्ड मिला है, हमारे खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। हमारी संस्था, अभी कह भी रहे थे, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, किसी के पास ठोस सबूत नहीं मिला है कि हमें साबित किया जा सके। क्या इनकी सफाई पर्याप्त है? और हम सब आपकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। निखिल, नहीं, देखिए, मेरी सुरक्षा जो है, मेरा काम जो है, मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ, काम तो करता रहूँगा। और हमारा सबका ट्रेनिंग ये है कि विदाउट फियर और फेवर हम लोग काम करते रहेंगे। लेकिन श्रीनिवास जैन ने लिखा है, मुझे मालूम तब से हुआ है, और कुछ पत्रकारों ने भी फ़ोन करके बताया कि पुलिस ने कुछ समीर गायकवाड़ के टेलीफोन कॉल्स इंटरसेप्ट किए, उसमें पानसरे के बाद निखिल वागले टारगेट है, ऐसी जानकारी आई है। ये मुझे पत्रकारों ने ही फ़ोन करके बताया है। पुलिस के लोग मेरे घर में आए थे पिछले हफ्ते, उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन ऑफर किया था। मैंने उनको कहा प्रोटेक्शन क्यों दे रहे हैं, उन्होंने कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा जनरल थ्रेट परसेप्शन है। मैंने कहा मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा काम जो है आज़ादी के साथ करना चाहता हूँ, मुझे इस प्रकार के पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये एक फार्स होता है, एक कांस्टेबल देने से किसी का संरक्षण आप नहीं कर सकते। लेकिन सनातन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 2011 से लेकर आज तक कई बार
सनातन के लोगों ने मुझे फोन करके एसएमएस करके गालियां दी है, धमकियां दी है। 2011 में मैंने टीवी पर एक टॉक शो किया था, उसमें खुद अभय वर्तक सनातन के प्रवक्ता भी थे और उस वक्त डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर भी थे। उस टॉक शो से अभय वर्तक ने वॉकआउट किया था। उसके बाद इन्होंने सनातन प्रभात में मेरा मोबाइल नंबर छाप दिया और अपने साधकों को अपील किया कि निखिल वागले के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। उसके बाद कम से कम 1.5 महीने तक रोज मुझे सैकड़ों कॉल, गाली गलौज करते हुए एसएमएस आए, धमकियां देने वाले आए। और जब जब इसके आगे मैंने सनातन हो, हिंदू राष्ट्र सेना हो, किसी भी राइट विंग टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ कार्यक्रम किया है तो ये धमकियां तो चालू रहती है। फेसबुक पर, ट्विटर पर हमारे खिलाफ तो लिखना चालू रहता है। लेकिन अभी मुझे ये मालूम पड़ा है पुलिस ने भी ये जो फोन कॉल्स है वो कुछ ट्रैक किए। ठीक है, अब अभय जी जरा ये बता दीजिए कि नंबर पब्लिश करना, आप अगर वैचारिक सहमति असहमति की बात कर रहे हैं, धमकी देना, खुद निखिल वागले कह रहे हैं कि महीनों तक रोज सैकड़ों कॉल आते रहे, तो ये तो आध्यात्मिक लोगों का चरित्र तो नहीं है ना। वही मैं पूछ रहा था कि ये जो धर्मद्रोही जिसको करार देते हैं उसकी सजा आप किस तरह से मुकर्रर करते हैं। ये तो कानून के, अगर आपको उनसे किसी बात से सहमति है तो आप कानून का रास्ता ले सकते थे। उनको उनका नंबर पब्लिश करके धमकाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित आप क्यों कर रहे थे? एक बात तो मैं आपको उसकी पार्श्वभूमि भी बता देता हूँ कि यही बात उन्होंने बताइए विषय ना। निकाला अब है मैं तो मान उसके इधर टालिए मत सर, आप असहमत होंगे उनसे, आपकी उनकी बात बुरी लगी होगी, मुझे भी 100 बातें बुरी लगती हैं, किसी को किसी की बात बुरी लग सकती है। लेकिन ये जो रास्ता आपने अपनाया, क्या आपने अपनाया था और क्या वो सही रास्ता था, मैं ये जानना चाहता हूं, बैकग्राउंड नहीं जानना चाहता। ये देखिए कि एक तो पहली बात है कि सनातन का कोई भी साधक, जो सही साधक है, कोई भी साधक किसी को भी गलत तरीके की भाषा का उपयोग ही नहीं आपने करेगा। फोन नंबर पब्लिश क्योंकि किया हमारे था, संस्था के उस अभय जी, प्रकार से शिकवण नहीं है। आपने दूसरी फोन बात, नंबर पब्लिश किया था? हमने निखिल वागले जी का फोन नंबर पब्लिश किया था। और हम निखिल वागले जी का ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ गलत बात कहता है, अगर वो अपमान करता है तो उसका नंबर, या अगर कोई जैसे देश में कानून फिल्म नहीं डिवीजन है तो ये आप अपने आप अपनी व्यवस्था कर रहे हैं ना। जब कानून है, आप खुद कह रहे हैं कि आप संवाद में यकीन करते हैं। नहीं, उनको पता चले, वो एक पत्रकार है, लोगों का उनके मतलब एक प्रकरण के बारे में क्या मत है वो लोगों को पता, उनको पता होना चाहिए। अभी वो लोग, कोई किसी ने गाली दी थी, धमकाया था, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे किसी ने किया होगा, क्योंकि निखिल वागले जैसे सुशिक्षित पत्रकार है, अगर वैसा किया होता तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट उस समय क्यों नहीं की? उनके पास नंबर तो आया होगा। वही बात है ना। देखिए अभय जी, जब आप उम्मीद कर रहे हैं कि निखिल आज वागले वो को कह पुलिस रहे में हैं 3 शिकायत साल करनी के चाहिए बाद, उस थी, समय पुलिस कंप्लेंट तो करना आप चाहिए जब था। आपको मैं कहता हूं लगता कि है जिस कि व्यक्ति ने धर्म उनको का अपमान धमकी कर दी रहे थी, हैं, गालियां तो दी आप थी, पुलिस में उस व्यक्ति जाते। को अरेस्ट होना चाहिए। तो आप, इसका मतलब है कि आप भी कानून हाथ में ले रहे हैं ना, लोगों को भड़का रहे हैं ना उसी तरह से। अभी आप मुझे बताइए कि हमने नंबर छपवाया, किस प्रकार से कानून हाथ में लिया? हाँ, नंबर छपवाया, लोग धमकी दिया, आपने उसकी पहचान और सार्वजनिक की, लोगों ने लोगों को धमकी नहीं भड़काया दिया आपने। देखिए, मेरा भी नंबर सबके पास है। हाँ। तो आज भी मेरा सबके पुण्य पास नगरी नहीं है में ना, लेख एक छप के तरह से आया है। संस्था नहीं के नाम पे आप आपके देखिए संस्था न्यूज़पेपर के में मेरा सदस्य भी हो सकते हैं। नंबर छप के आया है। नहीं, न्यूज़पेपर में मैंने आज एक आर्टिकल लिखा था, तो पुण्य नगरी आज मेरा नंबर छपवा के उन्होंने डाल दिया, तो मैं उनको कैसे पूछने के लिए मेरा नंबर डाला है? मुझे 100 कॉल आए कि बहुत अच्छा लिखा, 10 कॉल ऐसे आए कि आपने गलत लिखा, ये विचार हमको नहीं जानना चाहता हूँ। अभी ये तो चलते रहता है। हम तो एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे है, हमारा कोई लाइफ ऐसा पर्सनल नहीं है इसमें। तो सामाजिक प्लेटफॉर्म पे तो लोगों का, आप फेसबुक पे आ जाते तो आपका एक लाइफ मतलब सबके सामने आ जाता है। अब ठीक है, संबित पात्रा, जो ये रास्ता बता रहे हैं अभय वर्तक साहब, आप उससे सहमत हैं? नहीं, मैं तो भाजपा का मत रखने आया हूं ना। वो जो अभय वर्तक जी कहेंगे वो अपने अपने संगठन का मत रखेंगे। नहीं, मैं आपकी प्रतिक्रिया पूछ रहा हूं कि उन्होंने जो कहा, ये तरीका सही है क्या कि धर्म का कोई अपमान करे, अगर इनको लगे तो क्या वो चीज अपने हाथ में ले लेना चाहिए या कानून के रास्ते से जाना चाहिए? देखिए, हर कुछ कानून के रास्ते से होना चाहिए, चाहे हमने तो हर कोई कानून के। एक सेकंड उनको आप बोलने दीजिए। हर कुछ कानून के रास्ते से होना चाहिए। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, और अगर कानून को तोड़कर किसी को धमकाया जाता है तो उसको भी पुलिस के पास जाना चाहिए। आपको लगता है कि इस तरह से नंबर सार्वजनिक करना धमकी नहीं है? देखिए, इसमें जो कानूनी बिंदु होंगे उसको फॉलो करिए। जो पब्लिशिंग रूल्स हैं उसको मैं आपको देखना चाहिए। कि आपको पब्लिशिंग लगता रूल्स है क्या कि कहती है? सनातन संस्था को कोई बात अगर आपत्तिजनक लग सकती है निखिल वागले की बात या नरेंद्र दाभोलकर की बात,
तो उसके खिलाफ लेकर कानून में जाना चाहिए या इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए कि धर्म का अपमान हो गया और इसका अपमान हो गया? फिर यही क्यों तय मैंने करेंगे? आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा हाँ। कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा या बुरा लगे कानूनी राह ही अपनाना चाहिए। ठीक है। संजय झा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत आसानी से पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया कि सेंटर को हमने रिपोर्ट भेजी थी और उसमें यही बात आई कि किसी तरह का उसमें कोई सबूत या साक्ष्य नहीं दिया गया। बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए कि जब इस तरह का मामला आता है तो बीजेपी को टारगेट करना, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं है कि आपकी पार्टी या आप लोग अगर ऐसी संस्थाओं से विरोध रखते हैं तो कभी सड़कों और गलियों पे उतरकर संघर्ष करते हैं। मुझे नहीं देखा, निखिल वागले ने देखा होगा या राणा आयुब ने, तो वो बता देंगे महाराष्ट्र में। लेकिन जब निखिल वागले के साथ ऐसा हुआ या फिर अन्य चीज लोगों के साथ यह हुआ तो आपकी सरकार वहां पर क्या कर रही थी? सुशील शिंदे ने तो ठीक ही कहा है कि अगर कोई सबूत था तो वो उन्हें भी फोन करके चौहान साहब बोल सकते थे और इसी वजह से हम हारे हैं। तो बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी को क्या कहना, आप जरा बताइए कि आप लोगों का ऐसी संस्थाओं से लड़ने में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है और क्या आप सहमत हैं कि जो अभय वर्तक कह रहे हैं कि ये धर्म का अपमान हुआ, तो उनका जो नजरिया है धर्म के अपमान का, उससे आप सहमत हैं? नहीं, देखिए रवीश जी, अंधविश्वास यदि उनका विचारधारा है तो उनको ये पूरी आजादी है कि वो उस पर विश्वास करें, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। बड़ा जो प्रश्न है, जो मसला ये है नहीं कि इन्होंने अंधविश्वास हिंसा है कि हमारा संविधान कहता है कि हमारा दायित्व है कि हम वैज्ञानिक सोच का प्रसार करें। एक मिनट, समझ रहे हैं, मैं मुझे खत्म करने दीजिए। कानून है, मैं यही कह रहा हूं कि हिंसा, अपराध, जिस तरीके से उन्होंने लोगों की, जिस तरीके से लग रहा है हत्या की है, ये इसके बारे में ही आज जो समस्या है हमारे सामने, जिसका हम सुलझन को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ा एक मुद्दा है। यहां पर ये संस्था के बारे में यही कहना मैं चाहूंगा, मैं मुंबई में रहता हूं, पृथ्वीराज चौहान जी ने साफ तरीके से ये पेश किया है कि उन्होंने अप्रैल 2011 में 1000 पेज की रिपोर्ट उन्होंने केंद्र को भेजा था। आपने सही प्रश्न पूछा कि केंद्र ने इस संस्था पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूंगा। वो रिपोर्ट दिल्ली 30 अप्रैल 2011 को गया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं रवीश जी कि ये बात सही है कि गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये देश में नौकरशाही का बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका होता है। सर चलाइए मत, देखिए संजय जी अब आप बात घुमा रहे हैं। मैंने सवाल क्या पूछा था? सुनिए, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं घुमा नहीं रहा हूं। आपको ये संबित कहेंगे कि आपको अपने नौकरशाही पे भी कंट्रोल नहीं था। नहीं, मैं बता रहा हूं कि होम सेक्रेटरी कौन थे, जरा ये मालूम कीजिए। 30 जून से जरूरत नहीं है, वो जानते मुझे हैं। 2011 से लेकर 30 संजय जून 2013 तक, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए रवि जी, 2 मिनट। 2 साल लगातार वहां पर होम सेक्रेटरी आरके सिंह थे। आरके सिंह जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य हैं। सत्यपाल सिंह, एक मिनट, सत्यपाल सिंह यहाँ मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो यहाँ पर देखिए, आज सुशील कुमार शिंदे ने जो कल कहा था कि मेरे होम मिनिस्ट्री में ये रिपोर्ट शायद किसी और के पास पहुंचा होगा, लेकिन ये होम सेक्रेटरी के पास जरूर पहुंचा था। ये प्रश्न बहुत जरूरी है, इसका जवाब जानना। रवीश, मेरे को 5 सेकंड के लिए आना आवश्यक है। उन्होंने 2014 में संजय झा, देखिए आप इतना टेक्निकल बात बता दिए, एक बात आपने नहीं बताया कि इतनी संस्थाएं होती हैं। मैंने नहीं देखा है कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे उतर के वैचारिक स्तर पर लड़ते हुए। आपकी पार्टी के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि ऐसे वक्त में बीजेपी को निशाना बना दीजिए बैठे बिठाए, और उसकी सरकार होती है तो आपका काम और आसान हो जाता है कि कुछ भी है तो बीजेपी की सहमति से है। जबकि ऐसी किसी भी संस्था, मैं नहीं जानता इनकी क्या भूमिका है और इनका क्या प्रसार है, मैं इनकी संस्था पे कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं। जब तक कोई ठोस आंकड़े और रिपोर्ट या अदालत से नहीं आता मैं नहीं पास कर रहा हूं। पर आपकी पार्टी को मैंने देखा है सर, कभी नहीं करते हैं आप लोग। और आप एक दो गतिविधि बताइए संजय भाई 2 गतिविधि बताइए। सुनिए तो, अच्छा ठीक है बताइए। हाँ, मैं 2 बता रहा हूं, आप सुनिए तो। सबसे पहले यदि भूतपूर्व मुख्यमंत्री खुद उन्होंने 1000 पेज का एक रिपोर्ट यदि केंद्र को भेजा, उन्होंने सिफारिश की कि सेना इस संस्था का पर प्रतिबंध आना चाहिए, तो कम से कम इस बात पर तो कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता है। अच्छा, चाहे जो भी चाहे आपके पैनलिस्ट जो भी कहें कि हमारी पार्टी का जो कहते हैं कि सोच क्या है,
हमारा विचारधारा क्या है, हमारा नजरिया क्या है, और हमारे मनसा या नियत पे कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन आप ये पूछिए कि यू आर अनंत मूर्ति पर, यू आर अनंत मूर्ति, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो किन्होंने उनको धमकी दी थी, और ठीक जब है। से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने नहीं, हैं, उन्होंने धमकी दी, right wing आप बोल नहीं सांप्रदायिक पाते हैं, शक्ति मेरा सवाल ये था। मजबूत हुए अब ठीक हैं। है, आप संबित अब संक्षेप में। हाँ, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इनका पोल तो खुद सुशील कुमार शिंदे जी ने खोल दिया। चौहान साहब कह रहे हैं हम 1000 पेज का ड्रॉसियर भेजे, सुशील कुमार शिंदे जी तो लताड़ रहे हैं और डांट के कह रहे हैं भेजे थे तो हम तो दोनों एक ही राज्य के लोग थे, फोन तो कर देता एक बार, अगर सीरियस थे, यही कहा उन्होंने, समीर साहब, एक बार फोन संजय कर बीच देते में नहीं हमको, बोलिएगा, हम उसमें प्लीज। काम करते। तो आप बताइए इनकी कितनी सीरियसनेस थी? कोई सीरियसनेस नहीं थी, ना तो उन्होंने कोई 1000 पेज का ड्रॉसियर भेजा, ना उन्होंने रिसीव किया, और अब मैं इसीलिए आपकी seriousness शिंदे जानना साहब ने चाहता कहा ऐसे ही लोगों के कारण हम हारे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है। और संजय संबित जी साहब, ऐसा बार बार बोलेगा तो और हार जाइएगा। ठीक है। आप RK राणा सिंह- राणा आप आयुब, मैं आपसे RK जानना सिंह चाहता के हूं, देखिए भूमिका पर टिप्पणी ऐसा है कीजिए। कि इस संस्था के बारे में मैं पहली बार डिबेट कर रहा हूं, तो जरा दर्शकों को भी धीरे धीरे पता चलने दीजिए कि मामला क्या है। मैं अभी आ रहा हूं। राणा आयुब, एक बात सही है कि जांच की कमियां नजर आती हैं कि कोई ठोस सबूत या साबित सबूत इनके खिलाफ नहीं है। यहां वहां लोग गिरफ्तार किए गए हैं आतंकवादी हमलों में या वारदात में, बम धमाकों में, हत्या के मामले में, और कुछ साबित ठोस नहीं हुआ है। तो ये अभयवर्तक को ये कहने का अधिकार है कि जब तक कुछ साबित नहीं हुआ है, अचानक से उनको आतंकवादी संस्था ब्रांड कर देना भी सही नहीं है। जी रविश, साबित इसलिए नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र पुलिस भले ही जब वो कांग्रेस के अंडर थी या बीजेपी के अंडर थी, उसने मामले को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया है। 2007 में मुंबई में जो 3 थिएटर में ब्लास्ट हुए हैं, पनवेल में, वाशी में जो थिएटर में ब्लास्ट हुए हैं, जहां एक प्ले दिखाया जा रहा था, उसमें सनातन संस्था के फुल टाइम मेंबर्स मौजूद थे, उनको चार्जशीट किया गया है। फिर 2009 में गोवा में ब्लास्ट हुआ, जहां पर फिर सनातन संस्था के मेंबर थे, आईडीज, एक्सप्लोजिव, सबसे सख्त किस्म के एक्सप्लोजिव होते हैं, वो इस्तेमाल किया गया था। उस केस की वो कहां तक केस आगे बढ़ा, कोई नहीं जानता इस बारे में। तो ये इसलिए नहीं कि ये लोग ये इनोसेंट हैं, इसलिए कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के गवर्नेंस के अंदर दोनों ने अच्छा काम नहीं किया है। मैं खुद सनातन संस्था के हेडक्वार्टर्स में गई थी, वहां पर आपने मायावती के स्टैचू के, आपने संसार के 4 इवल्स की बात की है, जहां मायावती जो दलित को सपोर्ट करती हैं, और जहां जो आप एक बात आप लिखते हैं कि यहाँ पर हमें भारत में एक नक्सल की तरह एक फोर्स बनानी पड़ेगी, जहां पे जो धर्म को ना माने हम उनका सबक सिखा दें। मुझे याद है कि 2009 में इन्होंने, सनातन संस्था ने मुझे मुंबई हाईकोर्ट में लेके गए हैं, ये मेरे ऊपर इन्होंने देशद्रोह का केस डाला है, मुझे 3 दिन कोर्ट जाना पड़ा, और मेरे खिलाफ इल्जाम क्या था? मेरे खिलाफ इल्जाम ये इन्होंने लगाया था एफआईआर में कि मैं राणा अयूब अपने मुसलमान होने की वजह से मैं अजमल आमिर कसाब के लॉयर को इंटरव्यू कर रही हूं, इसीलिए मैं देशद्रोही हूं और मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाए। इसके बाद ये केस मुंबई कोर्ट में गया, 4 दिन ये 4 हियरिंग्स हुई हैं, उसके बाद केस को डिसमिस किया गया है। फिर मुझे थ्रेट कॉल्स आए, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मुझसे ऑफर किया कि क्या मैं रिवॉल्वर लेना चाहूंगी या नहीं, जिसको मैंने रिफ्यूज कर दिया गया। कालबुर्गी, दाभोलकर, पंसारे, इन सब के मर्डर्स में। राणा, ये आप जब इनके हेडक्वार्टर में गई तो आप कह रही हैं कि संसार की 4 बुराइयों में मायावती का नाम है, ऐसा था जो मैंने ठीक सुना? जी, जो दलित हैं। हाँ। देखिए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, भले ही हम अब इनको, अब मैं कास्ट के ऊपर तो लड़ाई नहीं करना चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन ये ब्राह्मणिज्म के ऊपर पूरी रिलेटेड होती हैं ये सारी संस्थाएं जो होती हैं। क्या ये बात सही है कि आपकी संस्था के हेडक्वार्टर में मायावती को संसार की 4 बुराइयों में एक बताया गया है? नहीं, गलत है। इस प्रकार की कोई स्टैचू या कोई भी कंसेप्ट हमारा है ही नहीं। जो राणा आयुब ने मेरे ऊपर आरोप लगाया हमारे संस्था के ऊपर, वो बहुत ही गंभीर आरोप है। उनके आरोपों का खंडन करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। पहला आरोप था वो कि इतने सारे ये हुआ। मैं एक बार बताता हूँ कि सनातन संस्था के ऊपर आज तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है। सनातन संस्था को कहीं पे भी दोषी पाया गया नहीं है।